हेलो दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लोग शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ फुल वीडियो सॉल्यूशन ऑफ योर 2022 सिलेबस का कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर। ठीक है। ओल्ड सिलेबस का ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में शेयर कर चुका हूं। अभी न्यू सिलेबस का कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर का सॉल्यूशन आ रहा है। आगे भी सब्जेक्ट्स का बनाते रहूँगा, आप यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। ये पूरा पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है SJC इंस्टीट्यूट। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डाउनलोड दिस फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल PDF सॉल्यूशन। वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर पेपर को रिव्यू में कैसे देखना चाहिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आप ज़रूर देखो, असेस करो कौन सा सही है गलत है। और दूसरा, यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो एक बार इस पेपर को डाउनलोड करके, रॉ पेपर को डाउनलोड करके आप अटेम्प्ट करो। रॉ पेपर को डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको खोजने से फाइल सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके प्लीज़ अटेम्प्ट करो। पहले क्या करो, अटेम्प्ट करो और फिर चेक करो। सीधा खाली सॉल्यूशन चेक करने से मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आ जाओ, आपका सेक्शंस क्या बना हुआ उसको देखो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और रेस्ट आपका 7 में से आपको 5 करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 मार्क का है और रेस्ट 15 मार्क ईच है, तो 15 × 5 75 मार्क्स का है। पुराने कोर्स में क्या होता था, एक लास्ट क्वेश्चन हमेशा पूरा थ्योरी होता था, बाकी सब प्रैक्टिकल होता था। इस बार क्या हुआ है कि लास्ट वाला कोई डेडिकेटेड थ्योरी नहीं है, बीच बीच में थ्योरी घुसा दिया है। तो जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ के जाएंगे उनका कुछ कुछ हर क्वेश्चन में छूट जाएगा, जो भी आप ऑप्ट करने जाओगे। पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो आई विल से ईजी है, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड पेपर नहीं है, ईजी पेपर है, बट लेंदी पेपर है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई भी है तो ऑफ कोर्स आपका पेपर छूट जाएगा। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेगा तो कुछ पेपर छूट जाएगा। और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं सारा सॉल्व करके रखा हूँ, मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है इसमें रॉयल्टी टू द डिज़ाइनर दिया गया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आंसर है डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को क्या बुलाते हैं, ये तो आप बिना ऑप्शन पढ़े ही बता सकते हो, आंसर है कन्वर्जन कॉस्ट। ओवर टाइम कब होता है, जब एक्चुअल आवर्स इज ग्रेटर देन नॉर्मल आवर्स। इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स बहुत बार सिलेक्ट कर देते हैं फुर्ती में। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन आप कॉमन सेंस ही बता सकते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ एडमिन ओवरहेड। फिर कैश कौन सा डेप्रिसिएशन से डील करता है, यदि आपको सबका नाम याद है तभी आप इसका आंसर कर सकोगे, वो है कैश 16। कॉस्ट शीट प्रिपरेशन में कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो कैश 1 में सिखाया जाता है उसको रेफर करना पड़ेगा। तो नेचर में जाते हो तो मटेरियल लेबर एक्सपेंस है, फंक्शंस में जाते हो तो प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड है। रेलिवेंसी के हिसाब से रेलिवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट, सम कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट वगैरह है। वेरिएबिलिटी के हिसाब से फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो क्लोजेस्ट मैच फंक्शन के हिसाब से आ रहा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट। एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट मतलब जो चेंज करना है वो सी में करना है और एफ आपका राइट साइड में रहेगा, सी लेफ्ट साइड में रहेगा। तो कौन सा आइटम को ऐड करना है, इनकम टैक्स पेड है तो इनकम टैक्स का वर्किंग मैंने यहाँ पे किया कि इनकम टैक्स से फाइनेंशियल प्रॉफिट घट जाता है, कॉस्ट में कुछ नहीं हुआ, तो कॉस्ट को एफ जैसा बनाने के लिए कॉस्ट को घटाएंगे, इसलिए कॉस्ट को घटाएंगे बोलकर ये इनकम टैक्स पेड आपका माइनस में रहेगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स पेड घटाया जाएगा। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब मतलब सी में ज़्यादा नीचे चला गया, एफ में इतना नीचे ही गया है। तो इन दोनों को यदि हम मैच करेंगे, तो वर्क्स ओवरहेड हम लोगों का ज़्यादा नीचे चला गया है, तो ऐड बैक करना पड़ेगा, तो इसलिए ऐड होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट पेड देखो एफ में, तो एफ में ये नीचे गया है, ध्यान देना, एफ में ये नीचे गया है इंटरेस्ट पेड, बट सी में कुछ नहीं हुआ, तो सी को एफ जैसा मैच करने के लिए हम लोग को लेस करना पड़ेगा। तो ये लेस का आइटम है, ऑल ऑफ द वर्क तो हो ही नहीं रहा अभी, तो ये बी नंबर आपका आंसर होगा क्योंकि यहाँ एडिड पूछा है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, इसमें क्या है ना, इंस्टीट्यूट का थ्योरिटिकल जो नोट्स इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ उसमें इस लाइन से पूरा वर्ड मैच हो गया, इसलिए मैंने इसको ट्रिक किया। नहीं तो सेकंड वाला भी आपको कई बार लगता है कि हाँ जॉब कॉस्ट शीट से प्रॉफिट ऑफ द जॉब्स भी तो हम पता कर ही सकते हैं, सेकंड वाला भी सही लगता है, बट फर्स्ट वाला इंस्टीट्यूट मैट में एज इट इज़ वर्बेटिम मैच हो गया बोल के मैंने उसको रख दिया।
और ये दो तो फॉल्स ही है, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज इन कंजंक्शन विद मार्जिनल कॉस्टिंग लिखा है, तो ये गलत है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से भी जॉब का कॉस्ट हो सकता है करना चाहें तो। हालांकि जॉब कॉस्टिंग में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ किए हैं। और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कॉन्ट्रैक्टर को लॉस होगा? कभी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर को लॉस कभी होएगा ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो पूरा मिलना ही है प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन मिलना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई प्रोडक्ट? तो देखो कर्ड एंड बटर नॉर्मली मेन प्रोडक्ट होता है ना, डेयरी इंडस्ट्री में दूध, कर्ड, बटर ये सब मेन प्रोडक्ट है। बटर मिल्क इज अ बाई प्रोडक्ट। मस्टर्ड सीड्स एंड मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड सीड से मस्टर्ड ऑयल बनता है, तो ये मेन प्रोडक्ट है। एडिबल ऑयल्स निकालते समय ऑयल केक आपका बाई प्रोडक्ट होता है। ऑयल केक मतलब जो रेसिड्यू होती है सीड्स को पिसाई कर देने के बाद जो बच गया उसका मान लो पेड़ी बना बना कर अगर हम लोग सल्टाते हैं तो वो उसको ऑयल केक बोलते हैं। डीजल एंड पेट्रोल मेन प्रोडक्ट होता है, केरोसिन वगैरह बाई प्रोडक्ट बोला जा सकता है। फिर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आया है, जिसमें आपको डिटेल्स दिया हुआ है कि 100 यूनिट के लिए 520 kg यूज़ हुआ, 1 यूनिट के लिए 5 यूज़ होना चाहिए। यूसेज वेरिएंस निकालना है, तो क्वांटिटी कितना यूज़ होना चाहिए 100 यूनिट के लिए, 5 × 100 500, और यूज़ हुआ 520, तो 500 - 520 किया मैंने, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस से। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, वो मैंने लिख दिया, माइनस करके 400 एडवर्स आ रहा है। कौन सा फैक्टर्स ब्रेक इवन को चेंज करके देगा? तो फिक्स कॉस्ट चेंज करने से ब्रेक इवन चेंज होता है, सेलिंग प्राइस से भी, वेरिएबल कॉस्ट से भी, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बजट? तो इसका आंसर है बजट का यूज़ कहाँ पर नहीं है, वो है एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि उसमें एक्चुअल डेटा आता है, उसमें बजटेड डेटा नहीं आता। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा देखो ओल्ड सिलेबस में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, ये वाला सेम क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में भी आ गया। ठीक है, पेपर तो एक ही है तो क्वेश्चन कॉमन हो ही सकता है। फिर ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स में देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 भी है ना, ओल्ड सिलेबस में पूछा था, बट कैसे पूछा था दिखाते हैं। यहाँ पे बोल रहे कॉस्ट यूनिट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। इसका आंसर है फॉल्स। कॉस्ट यूनिट इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट यूनिट के लिए कॉस्ट मेजरमेंट नहीं करते, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए कॉस्ट मेजरमेंट करते हैं। अब ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में आया था, तो कैसे आया? यहाँ पे लिखा कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, विच वाज ट्रू देयर। यहाँ पे कॉस्ट यूनिट को लेकर हम लोग बोल रहे हैं ये फॉल्स है। स्टोर लेजर क्या स्टोर्स डिपार्टमेंट में मेंटेन होता है? नो, इट्स अ फॉल्स, बिकॉज इट्स मेंटेन्ड बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग एसेंशियल फीचर है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का? आंसर इज यस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू प्रोजेक्ट साइड डायरेक्ट एक्सपेंस? आंसर इज यस। फिर कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, ऐसा इंस्टीट्यूट में लिखा है, बट आप अपना कॉमन सेंस से बहुत बार बोल देते हो फैक्ट्री ओवरहेड। जो इंस्टीट्यूट मैट में लिखा है उसके हिसाब से जाएंगे, तो ये फॉल्स है, क्योंकि इंस्टीट्यूट मैट बोल रहा है कॉस्टिंग पीएल। बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? आंसर इज यस। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है? जहाँ पे वेरिएंस निकाल कर, कोई वेरिएंस अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ आ गया तभी एक्शन लेते हैं, तो ये चीज़ ओल्ड सिलेबस में भी आया था, बजटरी कंट्रोल को मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से कनेक्ट किया था। फिर आपका कॉस्ट इनकर्ड टू प्रायर टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उसको जॉइंट कॉस्ट बुलाते हैं, यहाँ पे इसका नाम दिया इंक्रीमेंटल कॉस्ट, स्लिप फॉल्स। फिर देखो यहाँ पे बोल रहे फिल इन द ब्लैंक्स आंसर करना है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एग्जाम में पूरा फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी नहीं करना है, इंस्टीट्यूट ने बोला है खाली नंबर लिखो और उसका ब्लैंक का डिटेल लिखो। तो फर्स्ट, टिकट काउंटर इज इन अ सिनेमा हॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू सेंटर। अभी ये द बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग में पढ़ाते हैं, रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो हर एक सेंटर अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, ओवरऑल सारे स्ट्रक्चर को रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। टिकट काउंटर खाली सेल्स कलेक्ट कर रहे थे, इसलिए उसको रेवेन्यू सेंटर बोलते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये आपका लॉ से जुड़ा हुआ आ गया, हालांकि इसके बारे में इंस्टीट्यूट मैट में एम्प्लॉय कॉस्ट में कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से उठा के दे दिया 8.33%। ये मैंने पढ़ाया नहीं था, ये आपने अगर लॉ पढ़ा होगा तो आप क्लिक कर लिए होंगे। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स मीन्स एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर देन, इसमें मन करता है लिख देने का हायर देन, तो हायर देन भी लिख सकते हो, बट क्या होता है ना, अंडर में लोअर मत लिख देना। अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब्स आर लोअर, एक्चुअल इज हायर, तो एक्चुअल विल बी मोर और हायर, ये मोर या हायर आप जो भी वर्ड लिखोगे उससे करेक्ट होगा। सर्विस कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम अगर याद है तो आप बता दोगे कि ये 13 नंबर है। ऐसा कौन सा सिस्टम है रिपोर्टिंग का जिसमें रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन उसी इंसान के नाम पे लिखा जाएगा जो कि उसके लिए जिम्मेदार है? तो उसका आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये सब बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग में पढ़ाया जाता है। अंडर इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग
अकाउंटिंग एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस इज, ये तो बहुत सिंपल है, वेजेस कंट्रोल टू कैश, तो वेजेस कंट्रोल आपको लिख देना और कैश क्रेडिट करना हो तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो ये सेक्शन ये ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा फटाफट ही कर रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड ना करना पड़े, आपका काम फटाफट हो जाए। ये क्वेश्चन अब 2A में कॉस्ट शीट का आया है। कॉस्ट शीट का बेसिक क्वेश्चन, एकदम बच्चा क्वेश्चन जो मन ललचा देगा, एकदम बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट शीट जो क्लास में होता होगा उस टाइप का क्वेश्चन है। बट परचेजेस दिया है, ओपनिंग मटेरियल दिया है, क्लोजिंग मटेरियल दिया है तो कंज्यूम्ड आ गया, ये देखो। फिर लेबर दिया हुआ है तो 13 लाख लेबर का डाल दिया, प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है नीचे में 60% ऑफ लेबर, तो फैक्ट्री ओवरहेड डाल दिया। तो यहाँ पर ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP 80,000 और 1,20,000 दिया, वो डाल दिया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। एडमिन ओवरहेड दिया हुआ 5% ऑफ सेल्स, तो 55 लाख का 5% डाल दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है जो कि यहाँ पे बोल रहे हैं 10% ऑफ सेल्स, तो 5.5 लाख आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। फिर सेल्स से माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया, ठीक है। Secondly, you have explained the following in detail. What are the various advantages of cost accounting standards? What are the various advantages of cost accounting standards? Answer is various advantages क्या है? What are the various advantages of cost accounting standards? इसका आंसर तो आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो, बट आपने पढ़ा होगा अगर अपने नोट्स में। 3 वर्ड मेनली लिखते हैं, यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आइटम्स, ओके। तो ये मेनली 3 आइटम सबसे ज़्यादा काम आता है। उसके अलावा आप इंटरफॉर्म कंपैरिजन, इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, ये सब वर्ड्स भी लिख सकते हो। फिर हाउ टू डिटरमाइन इंस्टॉल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी। इंस्टॉल कैपेसिटी थ्योरेटिकल कैपेसिटी होता है, नॉर्मल कैपेसिटी आपका एवरेज कैपेसिटी ऑफ पास्ट के बेस पे होता है। ये ओवरहेड्स चैप्टर में कैश 2 के बहाने आपको पढ़ाया हुआ है। देखो मेन चीज़ क्या है, थ्योरी है ना, बीच बीच में घुसा घुसा के पूछ रहा है। तो आप कॉस्ट शीट आपको ललचाएगा, आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर लगेगा कि यार इसका क्या करें, तो पेपर का क्वालिटी गिर जाएगा आपका। तो थ्योरी पे फोकस करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मटेरियल कॉस्टिंग का है। इसमें बोल रहा है आपको एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000 यूनिट का है, जिसको अभी हम लोग 10 इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं। तो एक को ऑर्डर में हम लोग 8,000 खरीदते हैं, को परचेज प्राइस 10 रुपया है। 20% ऑफ यूनिट वैल्यू हम लोगों का कैरिंग कॉस्ट लगता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपया है। और क्वेश्चन में बोल रहा है अभी करंट का एनुअल कॉस्ट क्या है और EOQ में जाने से सेविंग्स क्या होगा। तो पहले मैंने EOQ निकाल लिया, विच इज़ √/2AO/C 2 × 80,000 इंटू O है आपका 25 डिवाइड बाई C है 0.2 × 10, तो EOQ आ गया 1414, ठीक है। अब इसके हिसाब से एनुअल कॉस्ट निकाल लिया करंट का और EOQ का। करंट का 8,000 यूनिट का लिया और EOQ का 1414 का लिया। एनुअल कॉस्ट जो है टोटल में सेम ही रहेगा क्योंकि कोई डिस्काउंट का बात नहीं हो रहा है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो होगा जितना ऑर्डर्स हम लोग प्लेस करें अभी 10, तो 10 × 25। और EOQ वाले में कितना ऑर्डर होगा वो मैंने यहाँ पे निकाला A/Q करके, नंबर ऑफ ऑर्डर्स विच इज़ 57 इंटू आपने 25 किया तो वो 1425 आ रहा है। हालांकि आप 57 राउंड ऑफ नहीं करके अगर आप डेसिमल से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब आंसर 1414 जितना ही आएगा। और कैरिंग कॉस्ट होगा Q/2 × C, Q/2 × C दोनों के केस में। तो 8,000 Q है by 2 × C, C इज़ योर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट विच इज़ 0.2 × 10 करके 2 रुपया। तो 8,000 by 2 × 2 8,000, 1414 by 2 × 2 करके 1414। इन दोनों का डिफरेंस है, सेविंग्स निकल आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्क्रैप एंड स्पॉइलेज। स्क्रैप एंड स्पॉइलेज का डिस्टिंक्शन क्या है कि स्क्रैप नॉर्मली प्रोडक्शन के दौरान निकल के आता है और उसको हम लोग फिर जो भी रियलाइजेबल वैल्यू मिलता है उस पर सेल कर देते हैं। ये इनपुट का एक रेसिड्यू है। और स्पॉइलेज क्या है, फिनिश गुड्स बन जाने के बाद इंस्पेक्शन करते हैं कि अब कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है, उस दौरान कौन सा ऐसा आइटम ऑफ फिनिश गुड्स है जो अच्छी क्वालिटी का नहीं बना और उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं स्पॉइलेज। तो एक एक लाइन में आप इस दोनों का डेफिनेशन लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3B एम्प्लॉय कॉस्ट का है। एम्प्लॉय कॉस्ट में ये वाला क्वेश्चन अपने क्लास में भी किए हुए और इंस्टीट्यूट मैट में भी दिया हुआ है, विच इज़ गिवन फॉर 2 वर्कर्स देयर हम लोगों का, लेकिन यहाँ पे 3 वर्कर का बोल के आया है। इसमें एक लाइन का झमेला है, वो क्या है समझा देते हैं। यहाँ पे यूनिट्स कंप्लीट हुआ है 10,000 और उसमें से रिजेक्ट हो गया है इतना, तो डिफरेंस से आ जाएगा नेट करके गुड यूनिट्स।
टाइम अलाउड 100 यूनिट्स का 2 आवर 36 मिनट्स है, तो मैंने उसको 2.6 आवर ले लिया। कैसे? 36 मिनट्स को अगर आवर में चेंज करेंगे तो 36/60 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आवर आ रहा है। ऐसे ही 1 आवर 30 मिनट्स को 30/60 करेंगे तो 1.5 आवर्स आ रहा है। फिर उससे बेसिक वेज रेट पर आवर हम लोग ले लिए। टाइम टेकन भी हम लोगों ने जो दिया हुआ वो देखा। फिर यहाँ पे देखो नीचे में क्या बोल रहा है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 176 है। अब टाइम टेकन अगर 176 से ज़्यादा है तो मतलब एक्स्ट्रा ओवर टाइम है। फिर बोनस इज पेड एट 60% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड। क्या लिखा हुआ है? बोनस इज पेड एट 60% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट। अब ये बोनस इज पेड एट 60% मतलब ऐसा लगता है 60% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्क, मतलब जितना देर वर्क किया उसका 60% बोनस देना है। अब ये क्वेश्चन यदि आपका नहीं किया हो ना तो आप एग्जाम में ये मिस्टेक कर दोगे, प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तो। इसमें क्या है ना, यहाँ पे वर्ड स्कीम लिखा है, तो स्कीम मतलब होता है हालसे स्कीम, रोहन स्कीम जैसा स्कीम विच वर्क्स ऑन टाइम सेव्ड। जैसे हालसे स्कीम में हम लोग 50% बोनस देते हैं, तो इसमें एक नया स्कीम बनाया विच इज 60% बोनस। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड कैसे निकलेगा? विच इज स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो ग्रॉस पे लेना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर ग्रॉस आउटपुट विदाउट डिडक्शन ऑफ रिजेक्शन। तो ग्रॉस आउटपुट पे स्टैंडर्ड टाइम हमने यहाँ पे इसको देख के निकाल लिया कि 100 यूनिट का अगर 2.6 आवर्स है तो 10,000 यूनिट का क्या होगा? 260। वैसे ही 3 घंटा 100 यूनिट का है तो 3/100 इंटू 8,000 कर दिया। फिर 1.5/100 इंटू 14,400 कर दिया तो 216 आ रहा है। तो ये टाइम रिक्वायर्ड आ गया, स्टैंडर्ड टाइम आ गया। टाइम टेकन दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस से क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम और टाइम टेकन का डिफरेंस से आ जाएगा टाइम सेव्ड। स्टैंडर्ड टाइम और टाइम टेकन का डिफरेंस से आ जाएगा टाइम सेव्ड। स्टैंडर्ड टाइम और टाइम टेकन का डिफरेंस आ जाएगा टाइम सेव्ड। वो टाइम सेव्ड का 60% आप करोगे तो वो बोनस माना जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, बोल रहा है पहले बोल रहा है नंबर ऑफ बोनस आवर्स अब बताओ। तो पहले मैंने नंबर ऑफ बोनस आवर्स में टाइम सेव्ड ही बता दिया विच इज़ 260 माइनस 200, 240 माइनस 216, 216 माइनस 184। तो ये भी एक ट्विस्ट वाला चीज़ है, ये जिसका प्रैक्टिस नहीं किया वो कर नहीं पाएगा कि इसमें ये बताना है टाइम। ये मैंने कैसे बता किया कि नंबर ऑफ बोनस आवर्स में ये लिखना है? ये इंस्टीट्यूट में ऐसे ही सोल्यूशन दिया हुआ था, इसलिए इसी हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। और फिर बोनस जब वेजेस देना है तो जो भी बेसिक वेज रेट है उसका 60% करके इस आवर्स पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जो बेसिक वेज रेट है उसका 60% करके आवर्स पे मल्टीप्लाई कर दिया तो बोनस का अमाउंट आ गया। अब टोटल वेजेस अर्नड हम लोग को निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? टोटल वेजेस अर्नड हम लोग को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? उसमें बोला बेसिक, ओवर टाइम और बोनस सब ले लो। तो बेसिक वेजेस देखो, बेसिक वेजेस हम लोगों का जितना आवर्स वर्कड है इंटू रेट पर आवर करके आ गया। बोनस ऊपर में निकाला उससे आ गया। ओवर टाइम के लिए पहले आपको ओवर टाइम आवर्स निकालना पड़ेगा जो कि 176 से आप टाइम टेकन को कंपेयर करोगे तो पता चल रहा है। पहला वाला में बोनस आवर्स आ रहा है 24, दूसरा में आ रहा है 40। 176 और 216 से, फिर 176 और 184 से 8। तो ये आ गया ओवर टाइम आवर्स। उस ओवर टाइम आवर्स का ओवर टाइम वेजेस कैसे देना है वो इस सिस्टम से देना है। अगर 20 आवर पहला है तो उसका टाइम प्लस 1/3 और नेक्स्ट 20 है तो उसका टाइम प्लस हाफ। तो टाइम प्लस 1/3 मतलब हो गया आपका 25 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 25 प्लस 1/3 कर लो इंटू पहला 20 घंटा। 25 प्लस 1/3 प्लस 25 33.66 आया इंटू 20 घंटा। तो आप देखो कितना आ रहा है ये टाइम प्लस 1/3, ठीक है। तो टाइम वेजेस है 25 रुपया, ठीक है, इंटू 1.3333 कर लिया तो 33.33 आ गया, इंटू 20 घंटा, पहला 20 घंटा का 666 आ गया। फिर सेकेंड केस में 40 ओवर टाइम कितना है? 40 घंटा। तो 20 घंटे का टाइम प्लस 1/3 देना है। तो टाइम कितना है? बेसिक वेज रेट पर आवर 40, तो 40 इंटू 1.3333 किया तो 53 आया। 53.3333 इंटू आपने 20 घंटे का लिया तो यह आया 1067। फिर 30 का भी आपका 30 रेट है, बट ओवर टाइम यहाँ पे कितना घंटा हुआ? 8 घंटा। तो 8 घंटे का कितना होगा? टाइम प्लस 1/3 133.3333 इंटू 8 घंटा विच इज़ कितना है भाई? 30 का 133.33 करोगे 40 रुपीज़ आ रहा है वो। तो 40 रुपीज़ इंटू 8 घंटा 320 आ रहा है।
अब नेक्स्ट 20 आवर्स का टाइम प्लस हाफ मतलब 50% प्रीमियम, तो 25 प्लस 50% 37.5 इंटू, अब नेक्स्ट 20 घंटा नहीं जाना है ना मेरा, तो टोटल ओवर टाइम 24 घंटे ही है, तो यहाँ पे 4 घंटे का देना है। ठीक है, 4 घंटे का 37.5 कर लो, 150 आ रहा है। फिर यहाँ पे 20, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ लो ना, ओवर टाइम जैसे 24 है तो 20 और 4 ये 40 का दो पार्ट होगा, 20 तो 20 घंटा का दे दिया। 20 घंटा का और कितना देना है, तो 40 पे 50% प्रीमियम होगा, यानी कि 60 रुपये करके 20 घंटे का 1200। और थर्ड केस में वो तो पहला वाला लिमिट ही एक्सीड नहीं किया, तो थर्ड केस में ओवर टाइम आया नहीं, सबको जोड़ दिया तो आ गया। थर्ड पार्ट फिर भी इजी है, ये मैंने किया हुआ नहीं है यहाँ पे, बट आप कर सकते हो। ये टोटल डायरेक्ट वेजेस आ चुका है हमारा, बोल रहा है डायरेक्ट वेज कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट्स। तो सेलेबल यूनिट्स यानी कि गुड यूनिट्स होता है, वो इसको आप माइनस करके निकालोगे। तो पहले सेलेबल यूनिट्स निकाल लो, सेलेबल यूनिट्स मतलब गुड यूनिट्स, तो वो कितना होगा, दोनों को माइनस कर लो, 9600, और यहाँ पे आ रहा है 8000 माइनस 160, 7840, और थर्ड वाला आ रहा है 14400 माइनस 1600, 12800। फिर आ जाएगा आपका लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स, तो वो कैसे आएगा, 9600 का ये कॉस्ट है, तो 100 यूनिट का क्या होगा, 6740 डिवाइड बाई 9600 इंटू 100, तो ये आ रहा है 70.280 यूनिट, 70.21। यूनिटरी मेथड लगा पाते हो ना। 11523 इज द कॉस्ट फॉर 7840 यूनिट्स डिवाइड बाई 7840 इंटू 100, तो यहाँ पे आ रहा है 146.98। और 6424 इज द कॉस्ट फॉर 12800 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 100, 6424 डिवाइड बाई 12800 इंटू 100 करके आ रहा है 50.19 लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स। नेक्स्ट 4A में क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर ये ओवरहेड्स का अंडर एब्जॉर्प्शन को लेकर आया है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को बोल रहा है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर इतना हुआ है, मैन डेज एक्चुअली वर्क इतना है, और वेज रेट पर डे आपका, ओवरहेड रेट पर डे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर डे 25 रुपया है। तो ये मैन डे एक्चुअली वर्क इंटू 25 अगर हम करेंगे तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा, और फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड से कंपेयर करेंगे तो अंडर एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा। फिर उस अंडर एब्जॉर्ब का ट्रीटमेंट पूछ रहा है, तो उस अंडर एब्जॉर्ब का ट्रीटमेंट के पहले यहाँ पे बोला है 40% जो है वो फॉल्टी प्लानिंग के कारण है, तो वो एबनॉर्मल होता है, उसको आप PL में डाल दोगे, और उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है उसका आपको याद है, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, चुन चुन के मारा जाए, ऐसा सिखाया था। तो मार दिया जाए यानी पूरा का पूरा PL में डाला जाए, छोड़ दिया जाए यानी कैरी फॉरवर्ड किया जाए। तो तीसरा सजेशन होता है चुन चुन के मारा जाए, यानी कि सप्लीमेंट्री रेट बनाकर यूनिट्स सोल्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग WIP में डिवाइड कर लिया जाए। तो आपको ओवरहेड एब्जॉर्ब देखो दिख रहा है 297 200 इंटू 25 करके, यहाँ पे इंटू 25 करा तो एब्जॉर्ब आ गया। एक्चुअल ओवरहेड 83 लाख कंपेयर किया तो इससे अंडर एब्जॉर्ब आ गया, और अंडर एब्जॉर्ब के साथ आपने फिर फॉल्टी प्लानिंग को एडजस्ट किया विच इज़ 40% ऑफ द एब्जॉर्ब अमाउंट। तो फॉल्टी प्लानिंग एडजस्ट करके ये आ रहा है 870 का 40% 348, माइनस करके आ रहा है आपका नेट अंडर एब्जॉर्ब विच इज़ 522, माइनस करके आ रहा है नेट अंडर एब्जॉर्ब विच इज़ 522, 870 माइनस 348 करके आ रहा है 522। ठीक है, तो ये नेट अंडर एब्जॉर्ब जो भी आया, ये नेट अंडर एब्जॉर्ब जो भी आया 522, इस 522 को आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्लस जो WIP है उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स को जोड़कर उससे डिवाइड करोगे। तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है 80,000, और इनकम्प्लीट यूनिट्स है 60,000, उसका 60% ले लोगे आप 36,000, तो 80,000 प्लस 36,000 से डिवाइड करोगे तो रेट आ गया 4.5। अब इस 4.5 के हिसाब से आप चुन चुन के जब मार रहे हो तो किसके किस में डिवाइड करोगे, यूनिट्स सोल्ड में डिवाइड करोगे, तो 4.5 इंटू यूनिट सोल्ड है 60,000। फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स में डिवाइड करोगे तो 4.5 इंटू क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना होगा, देखो 80,000 बनाया है, 60,000 सोल्ड है, तो देयरफॉर क्लोजिंग फिनिश गुड्स आप बोलोगे 20,000 है। 80,000 बनाया उसमें से 60,000 सोल्ड है, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स 20,000 है, और क्लोजिंग WIP में जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है उसके हिसाब से डालोगे, वो होगा 4.5 इंटू ये 36,000,
4.5 इंटू 36,000, इससे आपका सप्लीमेंट्री रेट का एलोकेशन भी आ गया। ठीक है, इसी से आपका सप्लीमेंट्री रेट का एलोकेशन भी आ गया। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है सजेस्ट कैसे ट्रीटमेंट होगा, तो ट्रीटमेंट नंबर 1 आप बोल सकते हो कि जो फॉल्टी प्लानिंग वाला अमाउंट है वो पीएल में जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 5,22,000, रिमेनिंग 5,22,000, उसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या तो उसको पूरा पीएल में डालेंगे, या तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, या फिर उसको चुन चुन के मारेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू 3 आइटम्स एज दिस। ठीक है, यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट। तो इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो तो आपको क्लास में सिखाया गया है, अभी मोटा मोटा मैंने आइडिया दे दिया आपको कि क्या सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, आई होप आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जो मैं फटाफट आपको रिव्यू करा रहा हूँ। ये आपको आगे के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छे से तैयार करेगा। 4B में क्या बोल रहा है देखो, ये आपको यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन का सम पूछ रहा है, सिमिलर क्वेश्चन क्लास में भी किया हुआ है। इसमें एक बार कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, एक बार फाइनेंशियल बिल बनाना पड़ेगा, फिर रिकॉन्सिल करेंगे। उसके पहले इसमें आपको एक्चुअल ओवरहेड्स जो दिए हुए हैं वो फिक्स्ड और वेरिएबल के हिसाब से दिए हुए, तो उससे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स पहले निकालना पड़ेगा। तो ध्यान है आपको ये फिक्स्ड वेरिएबल वाला ब्रेकअप। तो फर्स्ट वर्किंग नोट में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालेंगे। फिक्स्ड वाला अमाउंट जो भी था उसमें 1.5 लाख का 60% फिक्स्ड है, तो 90,000 को डिवाइड बाई बजटेड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट करके एब्जॉर्ब कराया। ये बजटेड आउटपुट है, ये एक्चुअल आउटपुट है, डिवाइड बाई बजटेड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट करके एब्जॉर्ब कराया। और वेरिएबल का ध्यान रखना, हम लोग एक्चुअल अमाउंट ही ले लेते हैं, विच इज़ 1.5 लाख का 40% 60,000। फिर नोट 2 में मान लो एडमिन ओवरहेड को एब्जॉर्ब कराया, उसमें बोल रहे कम्प्लीटली फिक्स्ड है, तो 45,000 बाई 60 इंटू 50 37,500। फिर नोट 3 में सेलिंग ओवरहेड को एब्जॉर्ब कराया, उसका फिक्स पार्ट को खाली एब्जॉर्ब कराएंगे, वेरिएबल पार्ट एक्चुअल वाला ले लेंगे, तो ये अमाउंट आ गया 28,000। और ये वर्किंग नोट के बाद हम लोग एक कॉस्ट शीट बनाएंगे और एक फाइनेंशियल पीएल बनाएंगे। तो फाइनेंशियल पीएल में सारा खर्चा डेबिट में, एक्चुअल अमाउंट जो एज इट इज़ यहाँ पे फिगर प्रिंटेड है वो। ठीक है, फाइनेंशियल पीएल यदि आप बनाओगे तो उसमें सारा एक्चुअल अमाउंट, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल का 5 लाख, ये फाइनेंशियल पीएल में बना रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस का 2.5 लाख जो एक्चुअल अमाउंट है, फैक्ट्री ओवरहेड का 1.5 लाख जो दिया हुआ है, एडमिन ओवरहेड का 45,000 0.45, सेलिंग ओवरहेड का 30,000, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव का क्रेडिट साइड में 15,000, सेल्स का 10 लाख, और इन सब को नेट करके आ रहा है प्रॉफिट, इन सब को नेट करके आ रहा है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आ रहा है 40,000। ठीक है, ये मैंने यहाँ निकाल दिया है। और ऐसे ही आप कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट जब बनाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, और उसमें ये सारा नोट 1 2 3 जो बताया उसका एब्जॉर्ब्ड अमाउंट डालोगे, तो कॉस्ट शीट की प्रॉफिट आ रही है 49,500। ठीक है, फिर फाइनेंशियल पीएल और कॉस्ट शीट का आइटम्स को मैच करोगे तो खाली 4 आइटम मिलेगा मैच करने के लिए, वो है ओवरहेड्स का 3 आइटम और एक इंटरेस्ट। तो ओवरहेड्स यदि आप देखोगे कॉस्ट शीट में हमेशा कम आ रहे हैं, एक्चुअल के मुकाबले कॉस्ट शीट में कम जा रहे हैं। तो कम जा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ सी और एफ में, यहाँ पे कम दिखा है, एफ में ज़्यादा ओवरहेड्स दिखा रहा है, तो सी को एफ जैसा बनाने के लिए हम सी में लेस करेंगे। तो सारे ओवरहेड्स का डिफरेंस, उसको अंडर एब्जॉर्ब बोल सकते हो आप, वो लेस किया गया है। और एफ में इंटरेस्ट इफेक्ट, इंटरेस्ट इफेक्ट जो है वो ऐड हुआ है, जो कॉस्ट में नहीं हुआ है। तो इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट होगा, सी में कुछ नहीं हुआ है, एफ में ऐड हुआ है, तो सी में भी ऐड कर देना। तो इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो सी ए से एफ ए का प्रॉफिट आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन क्लास में भी किया हुआ है। नेक्स्ट 5A में अगर आप आते हो तो 5A इज द क्वेश्चन फ्रॉम बैच कॉस्टिंग, यूनिट जॉब और बैच कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है उससे आया है। तो इसमें क्या हुआ देखो, कंपनी ने अंडरटेक किया टू सप्लाई ऑफ कंपोनेंट ऑफ ₹25 इन बैचेस। ठीक है, अब ये ₹25 कोई कोड है कि क्या है समझ नहीं आ रहा है। एवरी मंथ अ फ्रेश बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आर बुक्ड एट एक्चुअल्स। बोल रहा है मटेरियल लेबर जितना लगा उतना ही मंथली कॉस्ट में चार्ज कर देना। ओवरहेड्स रेट पर आवर के हिसाब से लगेगा। सेलिंग प्राइस अब 15 रुपया बोल दिया, बट तो ₹25 क्या है, वो कोई कोड होगा।
कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस 15 रुपया का ही बात हुआ है, लेबर 2 रुपया पर आवर का बात हुआ है। तो जैन फेब मार्च का डिटेल्स अपने को दिया हुआ है, बैच का आउटपुट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स जो दिया हुआ है वो टोटल दिया हुआ है फॉर जनवरी मंथ फॉर दिस मेनी लेबर आवर्स। तो इन दोनों को डिवाइड करके मैंने ओवरहेड रेट निकाल लिया, विच इज़ 3 रुपया, यहाँ पे आ रहा है 2 रुपया और यहाँ पे आ रहा है 3 रुपया। 3 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया आ रहा है। ठीक है, 3 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया आ रहा है। नाउ यूजिंग दिस, अब हम लोग अगर हम लोग कॉस्टिंग कर रहे हैं तो कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल पे डाल दिया हमने 6250, 9000 और 5000। लेबर कॉस्ट डाल दिया हमने 2500, 3000, 2000 मटेरियल लेबर। ओवरहेड का 3 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया के हिसाब से आपने जितना आवर्स यहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से डाल दिया। लेबर आवर्स कैसे निकलेगा, सिंस लेबर का रेट 2 रुपया पर आवर करके है तो लेबर कॉस्ट मालूम है, तो 2 रुपया से डिवाइड करा तो आवर्स आ गया 2500 बाई 2 1250, 3000 बाई 2 1500, 2000 बाई 2 करा 1000, तो 1250, 1500 और 1000 से मल्टीप्लाई किया, ओवरहेड चार्ज आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। सेल्स एट द रेट 15 डाला तो सेल्स आ गया 15 रुपये, यहाँ पे दिया हुआ था सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर। उस प्रॉफिट को फिर यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए थे उससे डिवाइड किया तो प्रॉफिट पर यूनिट आ गया। तो क्वेश्चन में बोला कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर, तो हर मंथ का एक बैच है तो उससे डिवाइड करके आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 18 में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आया हुआ था। इसमें ना एक गजब का एक ट्रीटमेंट था, वो था मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान देना इस चीज़ पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है कि कंज्यूम्ड फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड 1,65,000 दिया हुआ है, वेजेस 5,000 दिया हुआ है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। अब कंज्यूम में से रिटर्न माइनस नहीं होता है, रिटर्न ऑलरेडी एडजस्टेड होगा इसके अंदर, तो रिटर्न का कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप मटेरियल का हिसाब समझ पाते हो तो एक होता है परचेज्ड, फिर उस परचेज या इशूड टू स्टोर्स बोलते हैं, इशूड, फिर उसमें से लेस करते हैं रिटर्न्स, तब आता है कंज्यूम्ड। फिर मटेरियल स्टोलन भी दिया हुआ है तो स्टोलन भी माइनस कर देते हैं, तब आता है कंज्यूम्ड। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड वो इसी का पार्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग पीएल बना रहे होते तब नेट लॉस 4000 डालते, बट इस इंश्योरेंस क्लेम का कोई यूज़ नहीं है, हम लोग को स्टोलन का कॉस्ट हटाना है। तो और एक फिर मटेरियल दिया हुआ है इन हैंड 15,000, इन हैंड दिया हुआ 15,000, तो ये सब नेट करके कंज्यूम्ड आता है। ठीक है, वो एक 65 दिया हुआ है। तो अगर आप ये फिगर्स यहाँ बैठा दोगे, जैसे ये 15,000 यहाँ बैठा दो, ये 10,000 स्टोलन बैठा दो, तो रिटर्न्स 5,000 यहाँ पे बैठा दो, तो बैक कैलकुलेशन करके ये 1,95,000 आ रहा है परचेज्ड। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो तो क्या तो आप कंज्यूम लिख लो पूरा 1,65, तो मटेरियल रिलेटेड और कुछ लिखने का दरकार नहीं है, और अगर आप परचेज लिखोगे तो फिर ये 3 लेस करके दिखाना होगा। तो यहाँ पे मैंने मटेरियल कंज्यूम लिख दिया, परचेज्ड होगा, या इशूड बोल सकते हो आप, इशूड टू साइट, मटेरियल पर इशू टू साइट 195, उसमें से तीनों एडजस्ट करके कंज्यूम्ड आया 1,65। ये इस सम का मेन ट्रिक है। उसके बाद बाकी खर्चा एज यूजुअल डालना है। वर्क एक्सपेंसेस 20% ऑन वेजेस डाल दो पहले, फिर 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ 5,000, वर्क एक्सपेंस दिया हुआ 20% ऑन वेजेस तो वो डाल दो। डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, प्लांट 60,000 का गया था, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, लाइफ 5 साल है, इट वॉज ऑन द साइट फॉर 146 डेज, तो 146 का डेज का डेप्रिसिएशन निकाल लो, विच इज़ कमिंग 4,000। कैसे आ रहा है 146 डेज का डेप्रिसिएशन, पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालोगे, 60,000 माइनस 10,000 बाई 5, 60,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 5, 10,000 आ रहा है, इंटू 146 बाई 365 करेंगे तो 4,000 आया, इंटू 146 बाई 365 करेंगे तो 4,000 डेप्रिसिएशन का है। तो वेजेस आपका है 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000, वर्क्स ओवरहेड है आपका 20% ऑन वेजेस के हिसाब से 6,000, डेप्रिसिएशन है 4,000। उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट क्या दिया हुआ, ऑफिस एक्सपेंस 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट, ध्यान देना। तो पहले वर्क्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसका 10%, तो वर्क्स कॉस्ट इज़ नेट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, अब उसके ऊपर तक का। तो मैंने मटेरियल कंज्यूम में बाकी सारा जोड़ा तो ये वर्क्स कॉस्ट आया, देखो 2,10,000। तो ये वर्क्स कॉस्ट जो यहाँ पे आया है, इसको
बेस लेकर उसका 10% किया ऑफिस एक्सपेंस के लिए, ठीक है। तो इसको जोड़कर आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बीडी कर दिया। फिर आपका वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड ने लेना है। यहाँ पे कैश रिसीव दिया विच इज़ 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा 270/2,70,90% करेंगे 3 लाख। तो ये 3 लाख और अनसर्टिफाइड है 11,000, तो अपना नोशनल प्रॉफिट आ गया 80,000। और फिर अपने को पीएल में और रिजर्व में डालना है। तो पीएल में कितना डलेगा वो वर्किंग नोट से पता चलता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मालूम पड़ेगा। डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर आप देखोगे तो वो है वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख का, तो 3 लाख बाई 5 लाख करके आया 60%। 60% में से 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, वो बैठाने से 48,000 आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर रिजर्व में चला गया। तो दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मेन चीज़ क्या, अब ये प्रैक्टिस नहीं किया, ये सम क्लास में वैसे आपको कराया हुआ, अगर आप नहीं करके गए, नहीं ध्यान दिया है, छोटा सा एक ट्रिक, तो बनेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 6A जो है, ये अगेन दिसंबर 18 से क्या मोहब्बत हुई है इंस्टीट्यूट को, इस बार देखो वापस से दिसंबर 18 ओल्ड सिलेबस का पेपर यहाँ पे पूछा है। ये सेम सम प्रोसेस कॉस्टिंग का आपको कराया हुआ है, क्रशिंग रिफाइनिंग फिनिशिंग का, जिसमें क्रशिंग प्रोसेस जब बना रहे हो तो उसका सारा खर्चा डेबिट करना है, ठीक है। और उसमें नया चीज़ क्या है देखना, यहाँ पर बोला है 1000 टन ऑफ कोपरा हम लोग खरीदे थे, कोपरा, वो आपका यहाँ पे कॉस्ट बनेगा, ठीक है। अब ये सब में ना खाली ये ट्विस्ट होता है, ये वाला सब में जिसको नहीं पता है तो पता नहीं कोपरा किधर जाएगा, क्रशिंग में कि रिफाइनिंग में फिनिशिंग में। वर्ड कोपरा का मीनिंग नहीं पता है तो समझ में आया। तो कोपरा मतलब जिससे तेल निकाला जाता है, जो ऐसा रॉ मटेरियल जिससे तेल निकाला जाता है। ऑयल सीड्स को पीट पीट के ना कोपरा बना दिया जाता है, तो कोपरा से तेल निकालते हैं। तो कोपरा आपका यहाँ का इनपुट है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये समझने का है। फिर दूसरा इस सम का ट्रिक क्या है कि बोल रहा है 1000 रुपया सेल ऑफ सैक्स। सैक्स मतलब होता है बोरा, जिसमें सीड्स या कोपरा भर के लाए होंगे, कोपरा बैग को सैक्स बोलते हैं। तो उससे रुपया 1000 आया, तो वो कहाँ रिड्यूस करे, तो वो कोपरा बैग, कोपरा तो हाथ में लेके नहीं आएंगे, तो बैग में लेके आएंगे, तो वो यहाँ पे रिड्यूस होगा। फिर 2500 बाई सेल ऑफ 125 टन ऑफ कोपरा रेसिड्यू, तो 125 टन यहाँ पर आपका कोपरा रेसिड्यू से जो रिकवर हुआ 2500 रुपया, वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है 2550 बाई सेल ऑफ 60 टन ऑफ बाई प्रोडक्ट इन रिफाइनिंग प्रोसेस। तो रिफाइनिंग में जाके आपने 2550 और सेल कर दिया, तो वो रिफाइनिंग प्रोसेस की बात है। बट क्रशिंग प्रोसेस में अब क्या क्या हुआ वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, समझ में आया। सो इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रशिंग में और रिफाइनिंग में फिनिशिंग में सारा खर्चा वर्चा डेबिट करेंगे। तो बेसिक चीज़ ध्यान क्या रखना है कि ये जो इनपुट है ना, वो क्रशिंग का इनपुट है, वो आपने डेबिट किया, सारा खर्चा यहाँ पे दिया हुआ वो डेबिट करो क्रशिंग में। फिर क्रशिंग में ये सेल ऑफ सैक्स क्रेडिट होगा, और 2500 रुपया भी जो कोपरा का है वो भी क्रेडिट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिया हुआ 850 टन्स ऑफ क्रूड ऑयल, 770 टन्स ऑफ ऑयल रिफाइंड एंड फाइनली 750 टन्स ऑफ ऑयल वाज फिनिश्ड। तो उस 850 टन्स क्रूड ऑयल का आउटपुट यहाँ पे डाल दोगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो नॉर्मल लॉस माना गया। कैसे, क्योंकि यही इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आया तो हम लोग वही चला रहे हैं। अब नॉर्मल लॉस मानने से नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। और उसका रियलाइजेबल वैल्यू कुछ नहीं है, तो नील पकड़ा गया है। तो अमाउंट जो आ रहा है ये भी बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है, कोई रेट वेट नहीं निकालना है। अब ये अमाउंट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया हमने, और उसका सारा खर्चा 3000, 1500, 1000, 1500 डाला। ओवरहेड्स का वो 30% डाल दिया। और फिर यहाँ पर बोला है 60 टन्स ऑफ बाई प्रोडक्ट रिफाइनिंग में बेचा है, तो 60 टन्स ऑफ बाई प्रोडक्ट ले लिया। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ 60 टन्स ऑफ बाई प्रोडक्ट 2550। फिर आउटपुट दिया हुआ 750, तो फिनिशिंग में गया, सॉरी 770 आउटपुट है, तो फिनिशिंग में 770 गया, तो नॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर से 20 आ गया, उसका अमाउंट 0 है। और बाकी अमाउंट भी बैलेंसिंग फिगर से 65,450 आ गया। इसी को मैं नेक्स्ट में वापस कैरी फॉरवर्ड किया, और इसमें नॉर्मल लॉस फिर बैलेंसिंग फिगर से 20 आ रहा है, और सारा अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से 71,250 आ रहा है। और यही हम लोगों को निकालना था, प्रोसेस अकाउंट बना के दिखाना था, करेक्ट। तो ये इजी क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड आपने क्वेश्चन किया हुआ है। नहीं किया हुआ है, पहली बार एकदम देखें तो फिर दिक्कत आई होगी।
नेक्स्ट ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का होटल वाला क्वेश्चन है। इसमें सिंगल रूम डबल रूम का ये इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, ठीक है। रेंट निकालना है तो कैपेसिटी 200 रूम की है, 200 सिंगल रूम की और 50 डबल रूम की है। ऑक्यूपेंसी हम लोगों का 80% थ्रू आउट 365 डेज चल रहा है। डबल रूम का रेंट सिंगल के मुकाबले 150% है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट 440 पर डे दिया हुआ है, डबल रूम का 700 दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट 240 और 500 दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% अज्यूम करके इनका रूम रेंट निकाल के दिखाओ। तो मेन चीज़ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे हैंडल करते हैं। बट सबसे पहला वर्किंग नोट होगा रूम डेज ऑक्यूपाइड, ये नोट नंबर 1 होगा। पूरा साल का 80% ही चलेगा, तो 200 इंटू 80% टू 365, 50 इंटू 80% टू 365, ये दोनों जोड़कर हम लोगों का रूम डेज ऑक्यूपाइड आ गया। अब इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आप सिंगल रूम डबल रूम से निकाल लोगे, ठीक है। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आप सिंगल रूम डबल रूम का 440 और 700 इंटू जो रूम डेज ऑक्यूपाइड है उससे किया। फिक्स कॉस्ट में कई बार लगता है कि क्या मैं 80% वाला पे करूं कि पूरा 100% पे करूं, तो ये सब सम पहले ही इंस्टीट्यूट पूछा हुआ है अपने पास में और वहाँ पे जैसे किया वैसे आपको करना है। इसलिए ये आप रूम डेज ऑक्यूपाइड पे ही करोगे, क्योंकि पास्ट में ऐसा सम आया हुआ है एग्ज़ाम में। हमारा दिव्य जड़ी बूटी नाम का बुक आप लोग को दिया हुआ, उससे प्रैक्टिस किया होगा तो उसमें ऐसा सम्स था। तो आपका ये मल्टीप्लाई हमेशा रूम डेज ऑक्यूपाइड से ही होगा। तो ये सब कॉस्ट जोड़ा, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% बोला, उसका क्या यूज़ है। तो उसका यूज़ क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, हमने माना कि वही ब्रेक इवन के लिए वही टोटल रेवेन्यू है। ब्रेक इवन पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू सेम होता है, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट है तो टोटल रेवेन्यू फॉर ब्रेक इवन इज सपोज टू बी सेम। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक जुगलबंदी है ब्रेक इवन के साथ। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है तो ब्रेक इवन 80% है, तो दैट इज इक्वल टू 80% ऑफ सेल्स। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू होता है ब्रेक इवन पर। तो ब्रेक इवन इज करने के लिए मेरे को इतना रेवेन्यू उठाना पड़ेगा, एंड ब्रेक इवन इज सपोज टू बी 80% ऑफ सेल्स, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20%। ये कैसे पता चल रहा है? सिंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20%, तो आप बोलेंगे देयर फोर ब्रेक इवन इज 80%। तो ब्रेक इवन का अमाउंट 572.32 आ चुका है, तो दैट इज इक्वल टू 80%। तो डिवाइड बाई 80% करने से टोटल सेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल सेल्स यदि इतना है तो अब रूम रेंट निकालना है। तो सिंगल रूम का और डबल रूम का रेशियो दिया हुआ है कि डबल रूम रेंट हैज़ बीन फिक्स्ड एट 150% ऑफ सिंगल रूम। तो सिंगल रूम हम लोगों का 58,400 और 14,600 ऑक्यूपेंसी है। सिंगल रूम का अगर मैं 1 मानूँ तो डबल रूम का 1.5 टाइम्स होगा। तो इक्विवेलेंट रूम डेज निकाल दिया दोनों को जोड़ के। ये आप एक्स से भी कर सकते हो कि इसका एक्स इसका 1.5x ले सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट रूम डेज निकाला और फिर उसको टोटल रेवेन्यू से इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करके जो रेंट आया वो सिंगल रूम का होगा, जिसको 1 माने उसका आंसर आया, फिर उसको 1.5 टाइम्स कर दिया तो डबल रूम का आंसर आ गया, ठीक है। तो 8300 और 715.4 लाख को डिवाइड करने से सिंगल रूम का है, जिसको 1 मानते हैं उसका आया है, ठीक है। 1 और 1.5 क्यों माना? क्योंकि वही रेशियो में रेंट कलेक्ट करना है, ओके। नेक्स्ट आप देखो 7A में ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 200, मटेरियल कॉस्ट है 54, वेजेस है 40, फिक्स्ड ओवरहेड्स है 190, वेरिएबल ओवरहेड्स है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एक नया चीज़ आ गया इसमें, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज सपोज टू बी एडजस्टेड फ्रॉम सेलिंग प्राइस। ध्यान देना, उसको वेरिएबल कॉस्ट नहीं बनाएंगे, उसको सेलिंग प्राइस से काट देंगे। तो 200 में 5% काट के नेट सेलिंग प्राइस 190, वेरिएबल कॉस्ट 54, 40 और 50% ऑफ वेजेस लेकर 114, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब पहला सवाल है पीवी रेशियो निकालो। तो पीवी रेशियो 76/190 भी कर सकते हो, 76/200 भी कर सकते हो, बट आइडियली ट्रेड डिस्काउंट इज एन एडजस्टमेंट ऑन सेलिंग प्राइस, तो मैंने इसको नेट सेलिंग प्राइस पे किया है। अब ये मेरे को नहीं पता कि आप 76/200 करके आए हो तो आपको इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि ऐसा केस पहले कभी देखा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन हमारे साथ हुआ है। तो इट शुड बी मेरे हिसाब से 76/190, तो मैं उसी हिसाब से सॉल्यूशन करके लाया हूँ 40%। फिर उसके बाद ब्रेक इवन निकालना है, तो 190/40% करा तो अमाउंट आ गया 190/40% करके आ रहा है 475, और यूनिट्स में जा रहा है 2500। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो कैसे निकलेगा?
अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फंस गया गाड़ी यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए चाहिए करंट सेल्स कितना हो रहा है, एक सेल्स वॉल्यूम चाहिए, उसको ब्रेक इवन सेल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। तो इसलिए इसको मैंने मार्क करके छोड़ दिया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे क्या पूछ रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि निकाल ही नहीं पा रहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाउ विल यू फाइंड? देयर इज़ नो मेंशन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कोई टोटल सेल्स का भी कोई भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे गाड़ी अटक रहा है। इसका सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट से जब आएगा तब देखेंगे। और फिर बोल रहे रिकमेंड द प्रॉफिट इफ सेल्स आर 10% एंड 20% अबव द ब्रेक इवन वॉल्यूम। तो ब्रेक इवन वॉल्यूम 2500 से ऊपर अगर 10% जाएंगे तो 2750, 20% जाएंगे तो 3000, और उससे कंट्रीब्यूशन आप 76 के हिसाब से ले लेंगे। 76 इंटू 2750 2,09,000, 76 इंटू 3000 228, फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया। अब हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसके बेसिस पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा, ऐसा हो सकता है, ये केस हो सकता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर इसके बेसिस पे निकालोगे तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल सकता है। वो होगा 19,000 बाई 40%, ठीक है, 19,000 बाई 40%, 47,500, और यहाँ पे आएगा 38,000 बाई 40%, ये आएगा 95,000। बजट बड़ा absurd लग रहा है, बट अभी यही समझ में आया। लास्ट 3 के बाद 4 होता है, तो 4 से फिर 3 कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए क्लैरिटी नहीं है। 7B में आओ, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में कराया हुआ है, एडवांस मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक सेलिंग प्राइस हम लोगों का ऑलरेडी 28.6 है, 12,000 पीस बनाते हैं फॉर 60% ऑफ द कैपेसिटी। तो 100% ऑफ द कैपेसिटी कितना हो गया? 20,000, 12,000 बाई 60%। सेलिंग प्राइस 28.6 है, प्रॉफिट उसमें अभी 5 रुपया कमा रहे हैं, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है 23.6। अब उसका ब्रेकअप है यहाँ पे, ये टोटल अगर आप ब्रेक करके जोड़ोगे तो 7, 2.5, 12.5 और 1.6 करें तो 23.6 ही आ रहा है। तो मैच हो रहा है ना, 28.6 माइनस 5 करके 23.6। अब इसके बाद क्या बोला है, मटेरियल वेजेस वर्क्स ओवरहेड में कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है, सेल्स ओवरहेड में कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है, वो सब बता रहा है। फिर ड्यूरिंग द करंट ईयर इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटिसिपेट्स दैट फिक्स्ड चार्जेस विल गो अप बाय 10% while डायरेक्ट लेबर रेट एंड मटेरियल रेट विल इंक्रीज बाय 8 and 6%। देखो यहाँ पे एक बदमाशी है, लेबर रेट पहले फिर मटेरियल है। हड़बड़ में 8 और 6 की जगह मतलब मटेरियल में 8 ले ले तो लेबर में 6 ले ले। तो बोल रहा है कमिंग ईयर में हम लोगों का फिक्स चार्जेस बढ़ेगा, लेबर रेट बढ़ेगा, मटेरियल रेट बढ़ेगा, और सेलिंग प्राइस बढ़ाने का कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए एक ऑर्डर लेकर आए हैं जो फर्दर 20% कैपेसिटी को यूज़ कर लेगा। 20% कैपेसिटी मतलब 20,000 का 20%, दैट इज इक्वल टू 4,000 यूनिट्स। तो एक ऑर्डर आया जिसमें 4,000 यूनिट्स का कैपेसिटी यूज़ होगा। तो मिस्टर लर्वे अप्रोचेज यू एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट टू एडवाइस क्या मिनिमम सेलिंग प्राइस उस ऑफर का रखें जिससे कि हमारा टोटल प्रॉफिट 70,000 आ जाए। तो हम लोग क्या किए, पहले 12,000 पीसेस में कर लास्ट ईयर का जो डिटेल्स है उसको पहले नोट किए। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, मटेरियल का 7, वेजेस का 2.5, वर्क्स ओवरहेड का 50% वेरिएबल 6.25, सेल्स ओवरहेड का 25% वेरिएबल 0.4, सारा वेरिएबल को जोड़ा और फिक्स्ड को 50% यहाँ से 75% यहाँ से लिया और उसको 12,000 से मल्टीप्लाई करना। ध्यान रखना 12,000 से मल्टीप्लाई होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, जिस पे कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हो उसी यूनिट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये सारा कॉस्ट स्ट्रक्चर 12,000 से दिया हो तो उससे मल्टीप्लाई किया और आपका ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया। फिर करेंट ईयर में क्या सिनेरियो हो रहा है, मटेरियल बोल रहा है 6% से बढ़ेगा। ध्यान देना मटेरियल 6% से बढ़ेगा तो 7 का 6% बढ़ाया, जो लेबर है वो 8% से बढ़ेगा तो 2.5 का 8% से बढ़ाया। वर्क्स ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड के लिए कुछ नहीं किया, सेम रख दिया, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। फिक्स कॉस्ट जो भी टोटल था उसको 10% से बढ़ा दिया, जो 10% से बढ़ाने बोला था बढ़ा दिया। अब उसके हिसाब से 12,000 यूनिट का हमने प्रॉफिट निकाला कि क्या आ रहा है, वो आ रहा है 43,620। 70,000 टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो 70,000 टोटल चाहिए, तो बैलेंस प्रॉफिट जो है वो ऑफ़र में 4,000 यूनिट से कमाना है, वो आ रहा है 26,380। ऑफ़र के कारण कोई अलग से फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा है मेरा,
बट ऑफ़र के कारण जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है वो 16.77 करके ही आएगा, तो वो मैंने डाला और बैक कैलकुलेशन से सेल्स निकाल लिया। 93,460 आया है, उस 93,460 को फिर 4000 से डिवाइड किया तो 23.365 आया है। तो ये प्रोसेस है, सम सॉल्व किया है मैंने, और यही प्रोसेस है सॉल्व करने का एक्चुअली। और इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट मैट में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ आप 8A, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है एज यू कैन सी। तो इसमें मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया, लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वर्कर्स से सम नहीं बनता है, ध्यान रखना, हम लोग को हमेशा सम बनाना होता है आवर्स या फिर आवर रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जगह डेज या फिर आपका वीक्स से। तो यहाँ पे वेज रेट पर वर्कर वीकली दिया हुआ है, वीकली वेज रेट, आवरली वेज रेट नहीं है, वीकली वेज रेट है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स से टोटल नंबर ऑफ वीक्स निकालना पड़ेगा, जैसे मैन आवर्स निकालते थे वैसे मैन वीक्स निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं वर्क वाज सच दैट इट वाज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड इन 30 वीक्स। इस सब में ना यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, बस बोल रहा है एक वर्क है, जॉब नंबर है, तो जॉब नंबर के लिए दे रहा है। तो जॉब में जितना भी यूनिट्स होगा, जो भी होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, बट इट वाज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड इन 30 वीक्स। तो हम मान रहे कि जॉब का जो काम था वो 30 वीक्स में होना था, तो हर आदमी 30 वीक्स काम करेगा, तो इतना मैन वीक्स में काम होना था, वेज रेट मालूम है, तो ये स्टैंडर्ड कार्ड बन गया। और एक्चुअल में नीचे लिखा हुआ है वर्क वाज कंप्लीटेड इन 32 वीक्स, तो 32 में मैन वीक्स लेकर इंटू 70 इंटू 50 इंटू 20 करके ये एक्चुअल का कॉस्ट कार्ड बन गया। तो स्टैंडर्ड का ये आ गया, एक्चुअल का ये आ गया। फिर उसके बाद मैंने और कॉलम बना लिए, वो 2 कॉलम और लगते हैं ना, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, आवर्स की जगह एक्चुअल वीक्स है, तो स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल वीक्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये अमाउंट आया। स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल वीक्स ये रहा। और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड वीक्स, आवर्स की जगह वीक्स बोल लो, इंटू स्टैंडर्ड रेट। वो रिवाइज स्टैंडर्ड वीक कैसे आता है, टोटल एक्चुअल वीक 5680 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन विच इज़ 75 बाई, इन तीनों का टोटल है 180, तो इंटू 75 बाई 180 करेगा तो रिवाइज स्टैंडर्ड वीक आ गया इंटू स्टैंडर्ड रेट। इस तरह से इसका भी टोटल ले लिया और फिर तो फॉर्मूलाज बैठा दिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, लेबर रेट वेरिएंस का स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल वीक्स होगा, उसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल वीक माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल वीक। तो स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल वीक ये रहा, ये देखो 244,800 माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल वीक है 25400। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है स्टैंडर्ड वीक माइनस एक्चुअल वीक इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड वीक इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वीक इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड वीक इंटू स्टैंडर्ड रेट इज़ 243, एक्चुअल वीक इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल वीक इंटू स्टैंडर्ड रेट इज़ 244,800, तो ये 1800 आ गया। फिर रिवाइज एफिशिएंसी मतलब होता है यील्ड वेरिएंस, ठीक है। अब ये ओल्ड कोर्स में गजब का चीज़ हुआ, देखो दिखाते हैं। इस बार ओल्ड कोर्स का जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम था ना, उसमें रिवाइज्ड एफिशिएंसी की जगह रिवाइज क्वांटिटी पूछा और फिर यील्ड अलग से पूछ रहा है, ये मिस्टेक हो गया हम लोग का। तो रिवाइज क्वांटिटी और यील्ड एक ही चीज़ होता है, वैसे लेबर में रिवाइज एफिशिएंसी ही यील्ड है, तो उसका फॉर्मूला लगाया। अब ये फार्मूलाज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यार, ये फार्मूलाज तो क्लास में प्रैक्टिस करके ही आएगा आपको, है ना। तो वो फार्मूलाज जो है उसको बैठा के सबका आंसर निकाल दिया मैंने, ये आंसर आ गया। और 8B में यहाँ पर ये कोई काम का नहीं है, 8B में बजट का क्वेश्चन है, बजट चैप्टर का। तो इसमें क्या है कि आपको बोल रहा है पहले प्रोडक्शन बजट बनाओ फिर मटेरियल बजट बनाओ। तो प्रोडक्शन बजट के लिए सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं। तो सेल्स हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 37,500 और 7,500, तो 7,500 और 37,500 मैंने लिखा। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट एक्स का क्लोजिंग और वाई का क्लोजिंग देखो 2,000 3,500, ओपनिंग है 1,500 3,000, ये लिखा तो मेरा प्रोडक्शन आ गया। इसके बाद प्रोडक्शन से अब हम लोग को कंजम्पशन निकालना है, फिर परचेज निकालना है। तो कंजम्पशन में कैसे वर्किंग होगा, इसमें ये रेशियो दिया हुआ है कि मटेरियल ABC मिक्सड होता है 442 में फॉर एक्स एंड 352 में फॉर वाई। तो एक्स का जो भी प्रोड्यूस करना है उसमें 442 का रेशियो में ब्रेक कर दिया, ये 8,000 को, और वाई का जो भी प्रोड्यूस करना है उसको 352 का रेशियो में ब्रेक किया, ठीक है। तो ये टोटल मटेरियल ABC का कंजम्पशन आ गया। इसी को यहाँ पे कॉपी कर दिया कंजम्पशन, फिर ABC का स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है तो वो स्टॉक डाल दिया, परचेज क्वांटिटी आ गया,
फिर रेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो परचेज़ का कॉस्ट आ जाएगा और टोटल आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे परचेज़ कॉस्ट दिखाने बोला है, तो आपको कॉस्ट तक लेके जाना है। हो गया, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू नो सिलेब। इससे पूरा सबक क्या मिला? सबक वाज आपको है ना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत करना है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, आप लोग क्लास करते हो उस समय कंसेप्ट समझ लेते हो, कंसेप्ट समझने के बाद सर जब सम कराते हैं तो सम देख देख के सर के साथ कॉपी कर लेते हो, बट आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। सेम सम भी अगर एग्जाम में आता है तो कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट लेके आ जाता है, कुछ एक लाइन का ट्विस्ट, कुछ एक वर्ड का ट्विस्ट। अब आप सम याद करके तो नहीं जाएंगे ना, आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा फिगर्स देखकर। अब चाहे कोपरा वाला सम हो तो उसमें भी आपको आधा फिगर्स करके दे दिया है, चाहे वो एम्प्लॉय कॉस्ट वाला सम हो उसमें 2 वर्कर था तो इसमें 3 वर्कर कर दिया है। तो दे विल क्रिएट न्यू सिचुएशंस ऑलवेज। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप जो भी करके गए हो, तो ये सम में आके आप यहाँ पे एक नया चीज़ फेस किए कि वीक्स वाला आ गया, जो कि नॉर्मली सम्स में हम लोग नहीं करते हैं। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज मस्ट। इसके लिए हम लोग जो आपको क्लास में दिव्य जड़ी बूटी बुक देते हैं उसको सॉल्व करके जाना है एग्ज़ाम में। सॉल्व इट बिफोर यू गो इन द एग्ज़ाम। दिव्य जड़ी बूटी बुक क्या है? वो हमारा एक ऐसा बुक है जो इंस्टीट्यूट मैट ओल्ड का जितना भी क्वेश्चंस है उसमें, ओल्ड मैट का जितना भी क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट मैट ओल्ड मैट का जितना भी क्वेश्चंस है, प्लस पास्ट पेपर्स प्लस मॉक टेस्ट पेपर्स, सबको कंबाइन करके हमने बना दिया। ठीक है, अब उसमें न्यू मैट का भी जितना भी क्वेश्चंस है वो अभी आने वाले हम लोग बैच का मैट रिलीज़ करेंगे तो उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो वो भी घुस जाएगा। न्यू मैट का भी कुछ 10-15 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिला है हम लोगों को, वो भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो बेसिकली आइडिया इज़ इंस्टीट्यूट मैट अच्छे से घोट के जाओ और पास पेपर्स इवन फॉर ओल्ड सिलेबस आपको न्यू सिलेबस में करके जाना है, क्योंकि चैप्टर्स तो सेम ही है, सिलेबस तो सेम ही है, खाली क्वेश्चन पेपर पैटर्न में खाली यही चेंज हुआ है कि लास्ट में जो थ्योरी आता था वो थ्योरी हट के आपका इंडिविजुअल कुछ कुछ क्वेश्चन में डाल दिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला है, बहुत कम डाला है। तीसरा सबक ये मिलता है कि थ्योरी को भी स्टडी करना है, थ्योरी को भी पढ़ के जाओ, क्योंकि कोई क्वेश्चन आता है और उसको करने का इतना मन कर रहा है बट वो थ्योरी के कारण आपका परफॉर्मेंस गिरा देगा। तो थ्योरी को भी करके जाओ। उसके लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें थ्योरी का नोट्स मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपका बुद्धि खुलेगा। कॉस्टिंग में ना ऐसे ऐसे ही मतलब गांव गांव से आए हुए बच्चे भी हमारे 80+ ले आए हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने मेरी बात को मान ली थी। और बात यही माननी है कि आपको ना हर सम्स का प्रैक्टिस करना है, और नया सम्स आपका ये, जैसे पहले तो उस समय दिव्य जड़ी बूटी बुक वगैरह नहीं होता था तो भी वो लोग 80+ ले आते थे, क्योंकि वो लोग ये सब खोज खोज के प्रैक्टिस कर लेते थे। अभी आप लोगों को तो सब साधन बना के दे दिया, तो भी आप प्रैक्टिस कर लो तो आपका भी 80+ मार्क्स आराम से आएगा। ठीक है, CMA इंटर का हमारे यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स का क्लासेस अवेलेबल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी क्लासेस अगर आपको लेना हो तो SGC में एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। हमारे यहाँ पर आपका ना पूरा एक जिम्मेदारी पूर्वक क्लास हम लोग कराने का कॉन्सेप्ट बनाए हैं जिसका नाम है CMA इंटर श्योर शॉट। हम लोग बोलते हैं जो क्लासेस है वो 2 मोड में है, एक आप अपने हिसाब से अपना कर ले, क्लास ले जाओ अपने हिसाब से कर लो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। दूसरा हमारा मोड है जिसका नाम है CMA इंटर श्योर शॉट मोड। इसके बारे में जानकारी ज़रूर प्राप्त करें, वॉच सेपरेट वीडियोज़ ऑन दिस, स्पेशल वीडियोज़ अलग से बना रखे हैं जिसमें हम आपका पूरा शेड्यूल बनाकर, ठीक है, उसको मैनेज करते हैं, फॉलोअप करवाते हैं, और उसके साथ हम आपका वीकली टेस्ट लेते हैं, फिर आपका रिवीजन शेड्यूल बनवाते हैं, और फिर आपका उसको भी फॉलोअप करवाते हैं, फिर आपका उसका भी टेस्ट लेते हैं इन द नेम ऑफ मॉक टेस्ट संग्राम। और इसके साथ साथ प्लस बहुत सारे स्मार्ट स्ट्रेटजीज़, स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजीज़, रैंकर्स इंट्रैक्शन वगैरह का सेशन भी आपको अलग से इसमें करवाते हैं। अगर कोई ये बैच ज्वाइन कर लेगा ना तो पास ज़रूर होगा बोलकर, इसका नाम है CMA इंटर श्योर शॉट। तो इस बैच के बारे में ज़रूर जानकारी लीजिएगा जब भी आप क्लासेस ज्वाइन करें, और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तब होता है जब आप ऑल सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे ज्वाइन करते हो। तो अभी पहले तो हमने इस पे श्योर शॉट में सिर्फ कॉस्टिंग पे काम किया था, बट अब हम लोग में भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम ऑल सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं। तो
आप अगर ऑल सब्जेक्ट्स बस एसजेसी में ले लेते हो तो आपको ये शो शॉर्ट मोड मिल जाता है, दैट इज़ इट। अब इसमें मल्टीपल फैकल्टीज़ के ऑप्शंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है इवेंचुअली हम लोग और भी फैकल्टीज़ का ऑप्शंस आपको दे देंगे, जिससे कि आप इसमें और अपने पसंदीदा फैकल्टी के साथ शो शॉर्ट रिजल्ट्स ला पाओ। बट इसमें एक ही कंडीशन है कि सारी क्लासेस एसजेसी में ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। खैर, इसके अलावा अगर आप ये नहीं भी अवेल कर रहे हो तो आने वाले टर्म में जो भी दिसंबर 23 का टर्म है या उसके ऑनवर्ड्स जो भी टर्म है, जो भी टर्म में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट संग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इट इज़ अ मैजिकल टेस्ट सीरीज विच गिव्स यू अ नेक्स्ट लेवल बूस्ट फॉर योर प्रिपरेशन लेवल, ठीक है। इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक ब्लॉक टेस्ट होता है जिसको हम लोग पार्ट टेस्ट भी बुलाते हैं, जिसमें एक एक सब्जेक्ट का ब्लॉक ऑफ चैप्टर्स का सिलेबस आपको दिया जाता है। एक एक सब्जेक्ट का 3 टेस्ट होता है 50 मार्क्स करके। और दूसरा टेस्ट होता है फुल टेस्ट जो 100 मार्क्स का होता है। दूसरा टेस्ट होता है फुल टेस्ट जो 100 मार्क्स का होता है। 1 टेस्ट पर सब्जेक्ट, 1 टेस्ट पर सब्जेक्ट। दूसरा टेस्ट होता है जो फुल टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। और ये दोनों टेस्ट हम लोगों का कहाँ पर होता है, ये दोनों टेस्ट हम लोगों का कहाँ पर होता है, ये दोनों टेस्ट ऑनलाइन आपको आके देना पड़ता है। हालांकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अनशेड्यूल्ड वाला ऑप्शन चूज़ करके भी ये टेस्ट दे सकते हो। वी प्रेफर दैट यू कम ऑनलाइन एंड गिव टेस्ट इन फ्रंट ऑफ अस सो दैट इट इज़ मोर इफेक्टिव। हमारा टीम मेंबर आपके सामने बैठा रहता है और सबसे बड़ा चीज़ प्रॉपर चेक करके दिया जाता है कमेंट्स के साथ, और उसके बाद आपको प्रॉपर चेक होके जब मिलता है ना तो आपको पता चलता है कि क्या चीज़ गड़बड़ हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और उसके साथ आपको ऑफ कोर्स एक ग्रुप में ज्वाइन किया जाता है जिसमें बहुत सारे बच्चों के साथ आप जो लोग टेस्ट दे रहे हैं इंटरेक्ट भी कर सकते हो, क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हो, पढ़ाई रिलेटेड कॉन्क्रीट एकदम दम का बात भी कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो वी डू। एंड इससे भी ज़बरदस्त चीज़ क्या बोलता है ना कि ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ सीएमए के लिए अवेलेबल है। और अगर आप मेरे से कोई भी सब्जेक्ट नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप ये संग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे हियर। एंड प्लीज़ अगर आपने देखा है तो दूसरे दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनको भी फ़ायदा होगा। और भी मैं आगे के वीडियोस लाते रहूँगा, आगे के पेपर सॉल्विंग करके दिखाता रहूँगा आपको। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।